हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 10 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट के स्टार्टिंग में जब यांगू वॉशरूम से बाहर आती है तो यूफिंग उसका बाहर ही बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है। बच्चों के जाने की वजह से यूफिंग थोड़ा इमोशनल होता है। यहाँ पर बोलता है, मैं बच्चों की इम्पोर्टेंस बहुत लेट से समझा हूँ। यांगू उसे रोकते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने जितने भी एफर्ट्स किए बच्चों के लिए, बच्चे उनको जानते हैं, वो तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें करते हुए वो यूफिंग को एनकरेज करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो बोलती है, मुझे लगता है अब मेरी जॉब खत्म हो चुकी है तो कल से मैं ना आऊँ ना। इतना ही सुनने के बाद यूफिंग यांगू को देखने लगता है। यांगू यहाँ पर मन में बोलती है, क्या तुम्हें नैनी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हाउस होल्ड की भी जरूरत नहीं है। यांगू यहाँ पर यूफिंग के आंसर का इंतजार कर रही होती है। वहीं पर दिखाते हैं कि यूफिंग के मन में भी हलचल चल रही होती है। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, अगर मैंने यांगू को अलाउ कर दिया दोबारा इस घर में आने के लिए तो मैं अपनी फीलिंग यांगू के लिए नहीं छुपा पाऊंगा। यूफिंग मन ही मन में बोलता है, इससे तो अच्छा होगा मैं इसे सामने से मना कर दूं कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, और वो ऐसा ही करता है। वो यांगू को सामने से मना कर देता है कि हाँ अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ना सुनकर यांगू को भी बुरा लगने लगता है कि इसको तो अब मेरी जरूरत ही नहीं है। फिर बोलती है, चलो ठीक है, कल मैं बच्चों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद अपने घर पे चली जाऊंगी। यांगू जैसे जाती है वैसे ही यूफिंग बोलता है, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने एक कोर्ट केस हार लिया हो। फीलिंग बहुत ही ज्यादा अजीब है। दोनों के मन में यही बात चल रही होती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगू बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंची होती है। बच्चों को छोड़ने के बाद यूफिंग यांगू को उसको ड्रॉप करने के लिए बोलता है। यांगू और यूफिंग जब जा ही रहे होते हैं तो यूफिंग उससे बहुत सारी बात करना चाहता था मगर बोल कुछ नहीं पाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग यांगू को लेकर एक अपार्टमेंट के सामने पहुंचा होता है। यहाँ पर यांगू से पूछने की कोशिश करती है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यूफिंग उसे चुप कराते हुए सामने देखने के लिए बोलता है। एक्चुअली सामने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी अपार्टमेंट में लिव इन में रह रही होती है। यूफिंग यहाँ पर यांगू से बोलता है, मैं तुम्हें ये वाली बात बहुत पहले से बताना चाहता था। एक्चुअली मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी। मैंने तोतो के पीछे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट भी लगाया था जिसने मुझे तोतो और उसके बॉयफ्रेंड की सारी डिटेल बताई थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये सब जान लो। ये दोनों लवी डबी कपल रास्ते में रोमांस कर ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यांगू को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि कैसे वो इस सिचुएशन में रिएक्ट करे। यांगू अपने मन में सोचती है, क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए, क्या मुझे फूट फूट कर रोना चाहिए या मुझे चिल्लाना चाहिए। अरे यार, मैं कैसे रिएक्ट करूं इसके सामने। यूफिंग यहाँ पर यांगू को बोलता है, मुझे पता है कोई तुम पे चीट करता है तो कैसा फील होता है, तुमको गुस्सा आ रहा होगा। यांगू बोलती है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यूफिंग यांगू को अपनी भड़ास निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पर यांगू सोच में पड़ जाती है। बोलती है, मुझे लगता है तोतो को उसका बेस्ट पार्टनर मिल गया है तो हम लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए और आगे चलना चाहिए। यांगू यहाँ पर यूफिंग से बोलती है, मुझे लगता है मैं ही तोतो के लिए बेस्ट पार्टनर साबित नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है हमें तोतो को एक चांस और देना चाहिए और इस बात को जाने देना चाहिए। इतना सुनते ही यूफिंग को गुस्सा आने लगता है यांगू के ऊपर और बोलता है, तुम अपने लिए फाइट क्यों नहीं करती हो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि ये बहुत बड़ा इशू है। यूफिंग यहाँ पर यांगू को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और यहाँ पर यांगू उसे मना कर रही होती है, नहीं मुझे अपने हक के लिए नहीं लड़ना है।
यूफिंग यांगो से बोलता है, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो, एज ए बडी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ पर तो अपने बॉयफ्रेंड को किस करने वाली होती है। उसी टाइम यूफिंग यांगो का फेस अपनी तरफ करते हुए बोलता है, इस सिचुएशन में तुम्हें स्ट्रांग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर यांगो से ये बोलकर कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, वो कार के बाहर आ जाता है। यांगो भी यूफिंग को रोकने के लिए पीछे पीछे आती है। यांगो यूफिंग को बहुत ज़्यादा आवाज़ें दे रही होती है, मगर यहाँ पर यूफिंग एक भी बात नहीं सुन रहा होता है यांगो की, और उसके बॉयफ्रेंड को एक जोर से मुक्का मारता है। यहाँ पर तोतो के बॉयफ्रेंड के नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर यांगो शॉक हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। यूफिंग यांगो को रोकते हुए बोलता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, माफ़ी तो इसे मांगनी चाहिए। यांगो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस सारी सिचुएशन को। यूफिंग यहाँ पर यांगो का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यांगो जाते जाते तोतो को बोलती है कि मैं तुझे बाद में ये सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यांगो जाते जाते भी तोतो से और उसके बॉयफ्रेंड से माफ़ी मांग ही रही होती है और यूफिंग उसे खींच के ले जाता है वहाँ से। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगो फुटबॉल ग्राउंड में खड़ी होती है। वो बोलती है, हम लोग अब यहाँ क्यों आए हैं। यूफिंग यांगो से बोलता है, मुझे पता है इस सिचुएशन में आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, उसे अपना गुस्सा निकालने का मन करता है। अगर तुम चाहो तो बास्केटबॉल खेलकर अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल सकती हो। यांगो यूफिंग को मना करते हुए बोलती है, मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग और यांगो को पार्क में बैठा हुआ दिखाते हैं। यहाँ पर यूफिंग अपने बचपन की बात करना शुरू कर देता है, उसे बताता है कैसे उसकी मॉम बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। यांगो को यहाँ पर केजोंग की बताई हुई सारी बातें यूफिंग की रिलेटेड याद आने लगती है। केजोंग ने यूफिंग के रिलेटेड यांगो को बताया होता है कि बचपन में ही यूफिंग के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका होता है और यूफिंग की मॉम उसे छोड़कर चली गई होती हैं। यूफिंग यहाँ पर यांगो को स्ट्रेंथ देने के लिए बोलता है, उस टाइम पर भी मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। फिर मेरा हुईफैंग के साथ ब्रेकअप हुआ, उस टाइम पर भी मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। बस इस बास्केटबॉल ने मेरा हमेशा साथ दिया है। थोड़ी देर बाद यूफिंग यांगो को बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारा स्ट्रेस कैसे कम हो सकता है, चलो तुम्हें मैं एक जगह लेके चलता हूँ। यूफिंग यांगो को लेकर उनकी किडनैप करी हुई जगह पर ही लेकर आ जाता है। वहाँ पर यूफिंग कुछ ढूंढने लगता है तो यांगो यहाँ पर पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। यूफिंग उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुम्हारी मैजिक बॉल ढूंढ रहा हूँ। यांगो यहाँ पर शॉक हो जाती है कि यूफिंग को आज तक याद है उसके मैजिक बॉल के बारे में। वो यहाँ पर यूफिंग से पूछ ही लेती है कि तुम्हें अभी तक याद है मैजिक बॉल के बारे में। यूफिंग उसे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में पूरा दिन जो सोचता रहता हूँ, तो कैसे याद नहीं होगा, बस इतना ही सुनने की देर थी। यांगो फिर से शॉक हो जाती है कि ये यूफिंग ने क्या बोल दिया। अपने बोले हुए वर्ड्स को रियलाइज करते हुए यूफिंग यांगो के पास आता है और उसे सफाई देने की कोशिश करता है। आखिर तुम मेरी लाइफ सेवियर हो, तो मैं तुम्हारे रिलेटेड कोई भी बात इतनी इजीली कैसे भूल सकता हूँ। ये बोलते बोलते वो यांगो को हग कर लेता है और बोलता है, हम दोनों बड़ी जो हैं, आज से मैं तुम्हारा हर प्रॉब्लम में साथ दूंगा। यांगो यहाँ पर यूफिंग को उसके रिलेटेड टेंशन ना लेने के लिए बोलती है कि तुम्हें मैजिक बॉल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी अपने आप को, ऐसी सिचुएशन तो मेरी लाइफ में बहुत बार आई है। इतना बोलते ही यांगो वहाँ से चली जाती है और यूफिंग पीछे खड़ा हुआ सोचता रह जाता है। यहाँ पर यूफिंग यांगो को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, मगर वो रुक नहीं रही होती है। यूफिंग भी ये सारी बातें बोल नहीं रहा होता है, मगर वो चाहता था कि यांगो वहीं पर रुक जाए थोड़ी देर उसके पास।
अगले सीन में यांगो को हमें तोतो के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर यांगो जब पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है तो तोतो उसे बताती है कि मुझे आज यूफिंग में अलग तरीके का गुस्सा नजर आया। कहीं ऐसा तो नहीं यूफिंग तुझे लाइक करने लगा हो? यांगो तोतो को चुप कराते हुए बोलती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि यूफिंग ने मुझे खुद बोला है वो मुझे टॉम बॉय समझता है और अपना बड़ी समझता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। घर आकर वो हर जगह यांगो और बच्चों को ही इमेजिन कर रहा होता है। डाइनिंग टेबल का सीन याद आने लगता है कि कैसे यांगो उन लोगों के लिए नई नई डिश बना के लेके आती थी और बच्चे और यूफिंग बहुत इंजॉय करके उसे खाते थे। ये सब सोचते सोचते यूफिंग को आज का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बोरिंग लगने लगता है। वो अपना खाना उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में हमें यांदुओ को दिखाया जाता है जो कि डस्टबिन में से एक बॉक्स निकाल के यांगुओ के ऊपर दोबारा गुस्सा करना शुरू कर देती है। बोलती है तुम अमीर लोगों के साथ काम करते करते बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो। इस डब्बे में अभी भी कितना सारा बचा हुआ है और तुमने वेस्ट कर दिया। यांगुओ के ऊपर गुस्सा करते हुए यांगदुओ बोलती है तुम कितनी ज़्यादा वेस्टफुल हो गई हो आजकल, तुम्हें पता है? यांगुओ यांगुओ को बोलती है हे सुन, वैसे भी 1 साल तो हुआ नहीं है और बॉस ने तुम्हें नहीं निकाला है तो हमें उनको पे करने की जरूरत तो है नहीं, तो क्यों ना तू 1 साल के लिए काम करे वहीं पर। यांगुओ इस सब पर चुप रहती है और वो यांदुओ की सारी बात बहुत डिटेल में सुन रही होती है। यांदुओ से बोलती है तू जा बॉस को बोलना कि आज से मैं आपके हाउसकीपर की तरह काम करूंगी, ना कि बच्चों की नैनी की तरह। यांगुओ यहाँ पर यांदुओ को रोकते हुए बोलती है कोई बात नहीं ना, मैं नई जॉब ढूंढ लूंगी। यांदुओ उसको मना करते हुए बोलती है तुझे पता भी है कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है नई जॉब ढूंढने में, और उसे जाने के लिए बोल देती है अपनी जॉब पर। यांगुओ घर से बाहर आने के बाद सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो केजोंग के ऑफिस जा सकती है। यांगुओ यहाँ पर केजोंग के ऑफिस जाने के लिए उससे फ़ोन पर परमिशन मांगती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ केजोंग के ऑफिस पहुँची होती है। दोबारा यांगुओ केजोंग को सारी बात बता देती है कैसे यांदुओ ने उसे फोर्सफुली घर से निकाल दिया है कोई जॉब फाइंड करने के लिए, और बल्कि उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने यूफिंग की जॉब छोड़ दी है। यांगुओ यहाँ पर केजोंग को बोलती है अगर यांदुओ को इन सारी बातों के बारे में पता चलेगा तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। यहाँ पर केजोंग उसे एक ऑफर देता है और बोलता है क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना पसंद करोगी। बस इतना ही सुनते ही यांगुओ बोलती है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि यार मुझे तो असिस्टेंट का कोई भी काम करना नहीं आता है। यहाँ पर केजोंग यांगुओ को समझाते हुए बोलता है तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारा काम अच्छे से सिखा दूंगा। इसी बीच यांगुओ के पास किसी का कॉल आता है, वो और किसी का नहीं यूफिंग का ही कॉल होता है और वो उसे बुला रहा होता है अपने पास। फोन कट करते ही यांगुओ यूफिंग के पास भागते हुए जाती है। यूफिंग उसे मॉल में लेकर आया होता है और यहाँ पर वो उसे बहाने से लेके आया होता है कि अगले मंथ बच्चों का जन्मदिन है, मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ उन्हें गिफ्ट देने के लिए। जब यांगुओ बच्चों के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर ही रही होती है तो यूफिंग का ध्यान उसकी ड्रेस सिलेक्शन पे नहीं होता है बल्कि अपनी घड़ी की तरफ होता है। एक्चुअली यूफिंग यांगुओ को बच्चों के बहाने से लंच पे ले जाना चाहता था। वो जैसे ही पेमेंट करने पहुंचता है वैसे ही वो पूछने की कोशिश करता है क्या यांगुओ तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। यांगुओ पहले तो यूफिंग को कुछ सोचे बिना ही हामी भर देती है। इस पर यूफिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
अगले ही पल हमें दिखाते हैं यांगो के पास पार्ट टाइम कॉल के लिए जॉब आया होता है। इतना ही सुनते ही यांगो बोलती है लंच कैंसिल, मैं तो जॉब करने चली। यहाँ पर यूफिंग उससे पीछे से रोकते हुए बोलता है ए तुमने ही तो बोला था अभी हम लोग लंच करने चलेंगे। यांगो यहाँ पर यूफिंग को ये बोल के जाने की करती है कि हाँ मैंने बोला था मगर अब मुझे भूख नहीं है। यांगो को रोकते हुए बोलता है कि तुमने ही तो बोला था अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यांगो बोलती है कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर काम चला लूँगी, मैं तो चली जॉब करने। यूफिंग यहाँ पर यांगो को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है मगर वो रुकती नहीं है। अब बोलती है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं तो जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। यूफिंग उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है क्या तुमने मुझे डिनर पे ले जाने के लिए नहीं बोला था? यांगो पूछती है डिनर पे जाना था? यूफिंग बोलता है हाँ लंच पे जाना था, तुमने मुझे लंच पे ले जाने के लिए नहीं बोला था। यांगो बहुत अचंभे से उसे देखती है, बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ले जाने के लिए। यूफिंग बोलता है हाँ मैंने बोला था मगर तुमने बोला था ना मेरे साथ चलोगी। यांगो बोलती है अब जॉब आ गई है तो काम करना पहले इम्पोर्टेंट है ना। यूफिंग उसे बोलता है अच्छा ठीक है, हम दोनों पहले जॉब पर चलेंगे, पहले काम फिनिश करेंगे फिर डिनर करने चलेंगे। यांगो पहले सोच में पड़ जाती है कि तुम मेरे साथ क्यों चलोगे। यूफिंग बोलता है फिर हम लोगों साथ में खाना खाने चलेंगे ना। यांगो भी यहाँ पर यूफिंग को अलाउ कर देती है और अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दे। थैंक यू।